प्राइमरी एंड पॉइंट था ट्यूमर रिग्रेशन ग्रेड, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कोई ट्यूमर रिग्रेशन ग्रेड तो वो अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन 3 ईयर टाइम टू रेकरेंस जो है वो पेरी ऑपरेटिव ग्रुप में ज्यादा था, ठीक है। तो जो जिसको आप एडजुवेंट दे रहे थे वो जल्दी रेकर कर रहा था, ठीक है। और जिसको आप पहले और बाद दोनों टाइम पे कीमो दे रहे थे वो बाद में रेकर कर रहा था। ये थोड़ा था बट ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था, ठीक है। उसमें ना इनका प्राइमरी एंड पॉइंट यानी कि ट्यूमर रिग्रेशन ग्रेड उसमें भी कोई फर्क नहीं आया। जो इनका टाइम टू रेकरेंस था उसमें थोड़ा फर्क आया बट वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं हो पाया। रिलैप्स फ्री सर्वाइवल, डिजीज फ्री सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल किसी में फर्क नहीं आ पाया, ठीक है। सेकंड आया फॉक्सट्रॉट। फॉक्सट्रॉट में क्या था, इन्होंने ऑक्सैलिप्लैटिन फ्लोरोपिरिमिडीन दिया 6 हफ्ता बिफोर सर्जरी प्लस 6 से 18 साइकिल्स आफ्टर सर्जरी एज कंपेयर टू 12 to 24 वीक्स ऑफ एडजुवेंट थेरेपी T3 T4 N0 N2 में जो देते थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि रेट ऑफ रेकरेंट डिजीज या रेजिडुअल डिजीज जो पेरीऑप वाले में है वो 28% लोअर थी एज कंपेयर टू जिसको आप सिर्फ एडजुवेंट दे रहे हो, ठीक है। एंड पेरीऑप कीमोथेरेपी से हायर R0 रिसेक्शन रेट भी अचीव हो रहा था। हम लोग फॉक्सट्रॉट फॉलो नहीं करते ऑल्दो, बट इन्होंने ये बोला था कि रेट ऑफ रेजिडुअल या रिकरेंट डिजीज या फिर R0 रिसेक्शन जो है पेरीऑप कीमोथेरेपी देने से ज्यादा होता है फॉक्सट्रॉट का, लेकिन उनमें नहीं होता, पोस्ट ऑप वाले में नहीं होता, ठीक है। तीसरा जो था वो था ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या था, इसने भी न्यू एडजुवेंट फॉलपॉक्स के-पॉक्स दिया था फॉलोड बाय सर्जरी एंड एडजुवेंट फॉलपॉक्स कंपेयर्ड विद अपफ्रंट सर्जरी एंड एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है। इसने याद किया था T3 जिसमें एटलीस्ट 5 mm बियॉन्ड मस्कुलरिस प्रोप्रिया इन्वेजन हो या T4 डिजीज हो। इसने क्या बोला कि पीसीआर रेट कंपेयर किया, इसने पहली बार ना किसी ने पीसीआर की बात की, क्योंकि पहले वाले ने जो हमने बात की थी जो प्रोड्यूस था उसने सिर्फ ट्यूमर रिग्रेशन ग्रेड की बात की बट उसको कोई फायदा नहीं मिला। फिर उसके बाद फॉक्सट्रॉट आया, उसने बोला भैया रेकरेंस कम होता है। ऑप्टिकल वाले ने बोला पीसीआर की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल ने बोला कि पीसीआर रेट जो T3 T4 जिसमें मैं पहले कीमो देता हूँ फॉलफॉक्स उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। और ट्यूमर डाउनग्रेडिंग भी ज्यादा अच्छी होती है, पी वैल्यू भी उसकी अचीव हो गई। लेकिन इसने बोला भैया डिजीज फ्री सर्वाइवल तो सेम है, मतलब इवन आफ्टर अचीविंग ए पीसीआर आई विल नॉट गेट एनी चेंज इन डिजीज फ्री सर्वाइवल। फिर उसके बाद आया फेज 3 नियोकॉल स्टडी, इसने भी सेम इंक्लूजन क्राइटेरिया दिया, सेम कीमो दी, ठीक है। और उसके बाद एक काम में कीमो एक काम में सर्जरी दी, इसको कोई फर्क नहीं मिला, ना डिजीज फ्री सर्वाइवल ना ओवरऑल सर्वाइवल, ठीक है। तो ये तीन जो थे ये एमएमआर प्रोफिशिएंट वाले में थे, प्रोडिज, फॉक्सट्रॉट, ऑप्टिकल, नियोकॉल, ठीक है। तो इसके नीचे वाली लाइन पे ध्यान दिया जाए, current data not support not fully support the justification of NACT in non-selected patient, ठीक है। और किसको देना है, नीचे आ जाओ, T4B एंड बल्कि नोडल डिसीज वालों को देना है, हाँ उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं तुमसे पूछ रही थी शुरुआत में, ठीक है। आपको सब पता है मैडम, चलो। कहाँ पता है यार, मैं पूछ रही थी तुमसे, बोल रही हूँ। पूछते तभी हैं जब आपको पता होता है। चलो MSI हाई वाली बात करते हैं। MSI हाई में हमने उस दिन भी डिस्कस किया था नीश, तो नीश और नीश 2 दो स्टडीज हैं। तो उन्होंने नीश तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, बहुत ही छोटा सैंपल साइज था इनका, बट हिट हो गई नीश क्योंकि नीश से प्रैक्टिस होती है। तो 32 पेशेंट्स थे MSI हाई, क्लिनिकल स्टेज 1 से 3 कोलन कैंसर, जिनको सिंगल डोज इप्लीमुमैब एंड 2 डोजेस ऑफ निवोलुमैब दिया था बिफोर अंडरगोइंग सर्जरी विद इन 6 वीक्स। इन्होंने देखा कि 100% पेशेंट्स में पीसीआर आया है। फिर फॉलोअप किया 25 महीने, उन्होंने बोला 25 महीने बाद किसी को भी डिजीज रेकरेंस नहीं आया। तो नीश 1 ये था। नीश 2 क्या था, उन्होंने शॉर्ट टर्म नियोएडजुवेंट एंड इप्लीमुमैब इन अ लार्जर सेट ऑफ पेशेंट्स। तो नीश 1 32 पेशेंट में था, नीश 2 107 पेशेंट्स में था, और नीश 2 एस्मो 2022 में प्रेजेंट हुआ है। उन्होंने देखा कि जब लार्जर सेट ऑफ पेशेंट्स में किया था तो नीश 1 में तो 100% पीसीआर आया था, नीश 2 में 99% पेशेंट्स में पीसीआर आया है, ठीक है।
एंड उनमें 99 में 95% पेशेंट्स हैव मेजर पीसीआर, 4% हैव पार्शियल रिस्पांस। मुझे समझ नहीं आता ये मेजर और पार्शियल पीसीआर क्या भला है, ठीक है। क्यों, अब अभी तो उस दिन तुमने पढ़ाया था लेस देन 10% कंप्लीट पीसीआर और सिर्फ लेस देन 10% बचा है तो मेजर कंप्लीट रिस्पांस है वो। ठीक है, ठीक। तो ये थे ट्रायल्स नियोएडजुवेंट कीमो और नियोएडजुवेंट इम्यूनो के। तो यही टेबल है। इसमें है कि अगर रिसेक्टेबल कोलन कैंसर है तो आप सर्जरी प्लस एडजुवेंट देते हो, जो हमारा स्टैंडर्ड वो है। अगर T4 या बल्कि नोडल डिजीज है, अगर MMR प्रोफिशिएंट है तो NSCT देते हो, MSI हाई है तो नीवो प्लस इप्पी देते हो नीश के हिसाब से, या पेम्ब्रो भी दे सकते हैं, फॉलोड बाय विच देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन आल्सो कि आप सर्जरी ना पेम्ब्रो का ट्रायल क्या है भाई? कीनोट होगा कोई सा तो। होगा, कीनोट तो होगा। देख रहे थे, रुको इधर ही लिख लो। नीवो तुमको याद ही है, नीश है, और नीश में नीवो है, निपिटुमैब है, पेम्ब्रोलिज़ुमाब में क्या है। चलो तब तक तुमको वो बता देती हूँ जब तक मैं पेम्ब्रो वाला ढूंढ रही हूँ। तुमने वो पिछली बार जब हम वो पढ़ रहे थे, इवन पढ़ रहे थे, तो पूछा था ना कि अब हम वो यूज करते हैं या नहीं, एनिकिंग की क्लासिफिकेशन। तो अभी कोलोन में बोन पढ़ा रही है, लोग मारेंगे। तो उन्होंने मेरे वाले सर ने बोला था कि ऑर्थो ऑन्को वाले अभी भी एनिकिंग यूज करते हैं। तो आइडियली तुम्हें पता दोनों होनी चाहिए, एनिकिंग भी पता होनी चाहिए, एजीसीसी भी पता होना चाहिए। और नियोएडजुवेंट कोलन वाला, नियोएडजुवेंट पेम्ब्रोलिज़ुमाब इन एमएसआई हाई, एक लुडफोल्ड एमडी की स्टडी है। लुडफोल्ड ऐड कर देते हैं। रुक जाओ, मैं डेविटा में देखती हूँ। रुक जाओ, मैं डेविटा में देखती हूँ। डेविटा में दिया है क्या? दिया रहता है, सब ऐसे फालतू चीजें जरूर दी रहती है। बस पढ़ने वालों की कमी होती है। प्री ऑपरेटिव ना, इसमें तो लुडफोल्ड दिया हुआ है। लुडफोल्ड की 2023 की स्टडी आई थी, उसने बोला था कि भैया पेम्ब्रो देना चाहिए। और एक नियोप्रिज्म सीआरसी करके आया है। Neoprism CRC is neoadjuvant pembrolizumab stratified to tumor burden for high risk disease 2 and 3 MSI high cancers। भेजते हो मैं ग्रुप पे ना। ठीक है। प्रोड्रिश 22 और फ्रॉक्सट्रॉट तो दिया है इसमें। ये नियोप्रिज्म है या आई थिंक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट हुआ है इसका। नियोप्रिज्म, ठीक है। नियोप्रिज्म इज ठीक है, भेज रही हूँ मैं इसको। रिजल्ट नहीं दिख रहा मुझे। हाँ है रिजल्ट है। इसमें रिजल्ट दिया है कि ट्रायल जो है उसमें 32 पेशेंट थे, प्राइमरी एंड पॉइंट पीसीआर था। पीसीआर इन्होंने देखा कि 32 पेशेंट में 17 पेशेंट्स को पीसीआर आया। 50% में से 17%, 53% पेशेंट में पीसीआर आया। ठीक है, ठीक है। और क्या पढ़ाना था? और मुझे एक तुम्हें वो पढ़ाना था, पर मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है। वो दिव्यांग की उससे पढ़ाना था। क्या वो मैं तुम्हें वो सिसाइल पॉलिप्स और पेडंकुलेटेड पॉलिप्स, और कब अगर आप वो करते हो, आप ट्रांसएनल एक्सिजन करते हो, तो ट्रांसएनल एक्सिजन में आपको कब LAR में कन्वर्ट करना होता है, मार्जिन पॉजिटिव आ जाए तब। और उसमें 3-4 थे, उसमें मैंने दोनों डाले थे। पेडंकुलेटेड पॉलिप्स का हैगेट्स वाला क्लासिफिकेशन, सिसाइल पॉलिप्स का किकुची क्लासिफिकेशन, वो दोनों पढ़ाने थे, बट मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है। किकुची तो SM1 SM2 SM3 होता है। हैगेट वाला वो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 वाला होता है। पर वो सब म्यूकोसा से पहले तक ही होता है। सब म्यूकोसा से बाद मसल अगर आ गई तो वो हैगेट क्लासिफिकेशन में नहीं आता, उससे पहले वाले। हाँ, तो हैगेट 4 is also indication for complete DME। हैगेट 4 किकुची SM3 किकुची SM3
is an indication for complete LAR, positive resection margins. मैं तुमको वो भेजा तो था मैंने, जिसका इतना सारे मैंने ट्रायल्स का तुमको पूरा इतना कच्चा चिट्ठा बना के भेजा था। कौन सा वाला? कौन सा? अच्छा कोलन वाला अच्छा हाँ ठीक है, मैंने पढ़ा। कब शेयर हुआ ये? देखो ये ट्रायल्स के नाम आते हैं तो मैं टेंशन में आता हूँ। ये कभी शेयर हुआ है? मेरे को बताओ जरा। ये इसको भेजा था पढ़ाने के लिए। चलो मैं साथ साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा वो। नहीं तो कुछ और पढ़ा तू। कुछ और पढ़ा? अच्छा मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है। ना तू कंपाइल कर रही है ना, तू इतना सब अलग अलग जगह से पढ़ा रही है ना, मैं कोलोन तेरे भरोसे बैठा हुआ हूँ। हाँ मैं कंपाइल कर रही हूँ वरना मैंने एग्जाम में कॉन्स्टिपेशन होना है और मेरा मार्क्स जाने हैं डूबने। ठीक है, मैं कंपाइल हो गया मेरा, बस 2 ऐड करूंगी। नहीं तू आराम से कर, पर मैं से आज भेज दूंगा। जैसे मैंने कल पैनक्रियास का भेजा था ना, वैसे ही मैंने इसको कोलोन का भी भेजा था। तुमने पैनक्रियास का मुझे क्या भेजा? मुझे तो नहीं मालूम। तुमको पर्सनल नहीं, ग्रुप पे भेजा था, इसको पर्सनल भेजा था। तो देखा, हुई ना, कर ली ना तुमने अपने और पराये वाली बात। अरे यार तो मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको भेजा था, पर ये भूल गई पढ़ाना। बताओ अभी गलती किसकी है? मेरी भैया, मेरी। तुम्हारी क्यों है? सौमित्रा की है ना। तुम्हारी थोड़ी ना। देखो कुछ भी होगा गलती मेरी ही होगी, समझे? अरे बाप रे, सब रिकॉर्ड। पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, ठीक है, और इसका बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड पीक जो आती है इसकी वो ओल्डर एडल्ट पॉपुलेशन में आती है, ठीक है। तो पहली बच्चों में होती है, सेकंड ओल्डर एडल्ट्स में होती है। फिर इसका ना एक पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन लोकेशन एंड हिस्टोलॉजिकल टाइप। तो जो इंट्रामेडुलरी लो ग्रेड है और पैराहोस्टियल है, तो इंट्रामेडुलरी हाई ग्रेड भी हो सकता है, इंट्रामेडुलरी लो ग्रेड भी हो सकता है। लेकिन अगर बोला गया है कि इंट्रामेडुलरी लो ग्रेड है तो वो लो ग्रेड है, और पैराहोस्टियल अगर बोला गया है तो वो लो ग्रेड ही है, ठीक है। हाई ग्रेड इंट्रामेडुलरी हाई ग्रेड होगा, वो मेटाफाइसिस से अराइज होगा, ठीक है। उसके अलावा ऑस्टियोब्लास्टिक, कॉन्ड्रोब्लास्टिक, फाइब्रोब्लास्टिक, टेलेंजेक्टिक, स्मॉल सेल सबटाइप, ये सब हाई ग्रेड है। लो ग्रेड इंट्रामेडुलरी और पैराहोस्टियल लो ग्रेड है। इसमें फर्क क्या है? लो ग्रेड वाले में ना CDK4 और MDM2 जीन्स एक्सप्रेस होते हैं या वो एम्पलीफाई होते हैं, ठीक है। फेमिलियल सिंड्रोम्स बेसिकली 2 मोस्ट कॉमन जो हमको पता है जीन्स म्यूटेट होते हैं, वो 2 इसमें म्यूटेट होते हैं। लीफ्रोमिनी माने P53, रेटिनोब्लास्टोमा इसमें म्यूटेट होता है। उसके अलावा याद रखना चाहो तो रॉथमंड, रैपिडिलो, वर्नर, ब्लूम, एक डायमंड ब्लैकफील्ड एनीमिया, ये सारे फेमिलियल सिंड्रोम्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ऑल्टर्ड जीन जो है वो P53 यानी लीफ्रोमिनी होगी, फॉलोड बाय रेटिनोब्लास्टोमा, ATRX, DLG2, P10, CDKN2, ये सब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं म्यूटेट हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा साइक्लिन E, CDK2, मिक, CDK9, CDK4/6, FOXMI, ये सब म्यूटेट हो सकते हैं। mRNA में चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आ सकते हैं ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। अब सिस्टमिक थेरेपीज फॉर ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। तो ये सिस्टमिक, ये भी ट्रायल है बहुत सारे। तो सिस्टमिक थेरेपी ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा आपको ये बताता है कि MIOS ट्रायल सबसे पहले आया था। इसने क्या कहा कि मैंने ऑस्टियोसार्कोमा हाई ग्रेड वाला माने ये वाला हाई ग्रेड इंट्रामेडुलरी या फिर ये सारे। तो हाई ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा को एक तरफ मैंने कंप्लीटली सर्जिकली रिसेक्ट कर दिया, दूसरे को मैंने कीमो दिया, फ्लियोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डैक्टिनोमाइसिन या मीथोट्रेक्सेट। तो इसने दिया कि ये 4 देने के बाद फिर 2 ईयर रिलैप्स फ्री सर्वाइवल हुआ 66% वर्सेस 17% इन ओनली ऑब्जर्वेशन। तो इतना तो पक्का हो गया आफ्टर दिस लैंडमार्क MIOS ट्रायल कि भैया बाद में सर्जरी करने के बाद आपने कंप्लीट सर्जिकल रिसेक्शन किया है तो आपको एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आया
POG 8651 ट्रायल, इसने बोला कि सिर्फ एडजुवेंट देनी होती है या नियो एडजुवेंट भी देनी होती है। तो उसने फिर वही लिए, रिसेक्टेबल हाई ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा लिया, एक को इमीडिएट सर्जिकल रिसेक्शन करके MIOS ट्रायल से समझ गया था वो कि भैया कीमो तो देनी है, तो 42 वीक्स ऑफ एडजुवेंट कीमोथेरेपी दिया, और एक को पहले 10 वीक्स ऑफ NACT फॉलोड बाय सर्जरी फॉलोड बाय 32 वीक्स ऑफ, टोटल मिला के 32 वीक्स उसने 42 ही होता ना 42, हाँ 42 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी उसने कंप्लीट करना चाहा, 10 पहले 32 बाद में देके। ठीक है, तो इसने देखा कि ना ओवरऑल सर्वाइवल, ना इवेंट फ्री सर्वाइवल, ना लिम्ब सैल्वेज सर्जरी में फर्क था बिटवीन 2 आर्म्स। ठीक है, लेकिन फायदा क्या था? फायदा ये था कि पहली बात, अगर आप किसी को नियोएडजुवेंट देते हो, इट गिव्स यू मोर टाइम फॉर सर्जिकल प्लानिंग, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स पता चल जाता है कि अगर कीमो देने के बाद नेक्रोसिस आया है, अच्छा नेक्रोसिस आया है, तो ट्यूमर अच्छा है। ठीक है, सो ये था एडजुवेंट का था MIOS, न्यू एडजुवेंट का था POG 8651। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मीथोट्रेक्सेट कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है आपके कीमो में। ठीक है, इट इज एक्चुअली डॉक्सोरूबिसिन व्हिच इज मोर कंट्रीब्यूटरी टू द ट्यूमर नेक्रोसिस रादर देन मीथोट्रेक्सेट। ठीक है, सो इवन इफ यू गिव वेरी लो डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट, दैट इज adequate for the efficacy of the agent. So this was COS 82 which told you that doxorubicin का अच्छा importance है for the management of osteosarcoma। तो उन्होंने बोला कि अगर हम वो दे दें 6 साइकिल डॉक्सोरूबिसिन दे दें, ठीक है, एंड सिस्प्लाटिन के साथ दे दें, सिर्फ डॉक्सोरूबिसिन और सिस्प्लाटिन दे दें, तो वर्सेस अगर जैसे आप MIOS ट्रायल पढ़ते, ये वाला MIOS ट्रायल, इस MIOS ट्रायल में जब आप ये 4 कीमोथेरेपी पढ़ रहे हो, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा लंबी है। ठीक है, गिविंग ब्लियोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डैक्टिनोमाइसिन, हाई डोज मीथोट्रेक्सेट कैन बी वेरी वेरी टॉक्सिक एंड वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ the regimen. So in European osteosarcoma intergroup trial, they found that even if you give a very short regimen like doxorubicin and cisplatin, that is enough. आपको इतना बड़ा MOS वाला वो MIOS फॉलो करने की जरूरत नहीं है, because it is more longer, more complicated, more adverse reactions है उसमें. So they found that doxorubicin cisplatin can form your backbone for the therapy. फिर आया था इटालियन सार्कोमा ग्रुप ट्रायल, इसने बोला पहली बार कि आइफॉस्फेमाइड भी एक चीज है, आइफॉस्फेमाइड से फायदा हो सकता है, नॉट इन द फर्स्ट लाइन बट इन द सेकंड लाइन। ठीक है, सो इन द फर्स्ट लाइन यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट दिस ट्रायल, यूरोपियन ऑस्टियोसार्कोमा ग्रुप ट्रायल, टोल्ड अस दैट डॉक्सोरूबिसिन सिस्प्लाटिन दो, उससे फायदा होगा इन द फर्स्ट लाइन। आइफॉस्फेमाइड शुड बी रिजर्व्ड फॉर द सेकंड लाइन उन पेशेंट्स में जिनमें नियोएडजुवेंट देने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स ना आया हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आइफॉस्फेमाइड भी हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी करती है तगड़ी वाली। ठीक है, लेकिन इसको भी गलत प्रूव कर दिया एक यूरोपियन अमेरिकन ऑस्टियोसार्कोमा स्टडी में, क्योंकि उसने बोला कि हमने क्या किया, न्यूली डायग्नोज रेजिमेंट। ठीक है, ये नया कंसेंसस आ गया था कि हम लोग MAP फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसमें मीथोट्रेक्सेट और एड्रियामाइसिन सिस्प्लाटिन होगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे उस पेशेंट का हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो इन्होंने क्या किया, एक तरफ जिसको अच्छा हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया था, हाउ डिड दे डिफाइन दैट हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एक तरफ उन्होंने डाला कि भाई जिसका 10% वायबल ट्यूमर रह गया, बस 10 या उससे कम, उसको अच्छा हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स माना। ठीक है, तो इस अच्छे हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स वाले को उसने फर्दर 2 में डिवाइड किया, एक को सिर्फ MAP दिया, एक को MAP प्लस इंटरफेरॉन दिया, दूसरे को विदाउट गुड हिस्टोलॉजिकल रिस्पॉन्स जिसमें बड़ा वायबल ट्यूमर था मोर देन 10%, उसको भी रैंडमाइज किया MAP प्लस MAP, मतलब MAP वर्सेस MAP प्लस ये वाला आइफॉस्फेमाइड और इटोपोसाइड। तो उन्होंने बोला कि ये आइफॉस्फेमाइड को अगर आप पैथोलॉजिकली स्ट्रैटिफाई कर रहे हो कि जिसको PCR मतलब नेक्रोसिस अच्छा नहीं आया, उसको आप आइफॉस्फेमाइड दे रहे हो, तो उससे कोई आपका नेक्रोसिस का रेट या PCR रेट बेहतर नहीं हो जाने वाला। तो इस ट्रायल ने ये भी बोल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेक्रोसिस यू कैन नॉट रियली रिलाई ऑन
starting ifosfamide. However, now the NCCN recommendation says कि अगर आपका final histopathology में after giving neoadjuvant chemotherapy उतना अच्छा response नहीं आता, you can consider going for another line of chemotherapy. But this trial told us that shifting to ifosfamide just on the basis of कि आपका viable tumor ज़्यादा था did not give any kind of improved outcomes. ठीक है, so नेक्रोसिस देखा कैसे वो लोग ने? ऑपरेशन ये के सर्जरी बाद। करने के बाद, तो NACT के बाद सर्जरी किया ना, सर्जरी के बाद हाँ, आपने गुड या विदाउट हिस्टोलॉजिकल रिस्पांस में, हाँ, मतलब हाँ, एडजुवेंट आपने मॉडिफाई किया बेसिकली। हाँ, उसने एडजुवेंट मॉडिफाई करने की कोशिश की कि अगर वायबल ट्यूमर ज्यादा था तो मैं क्या आइफॉस्फेमाइड ऐड करके अच्छा। कुछ कर सकता हूँ, ऐसा। अच्छा, और ऐसा सिर्फ हाँ। सॉफ्ट टिश्यू और इसमें ही होता है, ऐसा और किसी में नहीं होता कि पोस्ट ऑप जो नेक्रोसिस है उससे ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है। एक टेस्टिस में भी होता है। चलो, अब NCCN गाइडलाइन बोलती है कि आप मैनेज कैसे करोगे, हिस्ट्री लोगे, CE-MRI करोगे, प्राइमरी का चेस्ट के लिए इमेजिंग करोगे, CT, ठीक है, और ALP एंड LDH लेवल्स करोगे, फर्टिलिटी कंसल्टेशन करोगे, उसके बाद देखोगे कि आपका जो ट्यूमर है क्या वो लो ग्रेड पैराऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा है, ठीक है, या पेरीऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा है, या हाई ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा है। हाई ग्रेड में वो सारी पैथोलॉजी हमने पढ़ ली थी, हाई ग्रेड इंट्रामेडुलरी और आपके क्लियर सेल, स्मॉल सेल, ये सारे जो हैं वो हाई ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमा थे, ठीक है। लो ग्रेड क्या थे? पैराऑस्टियल और लो ग्रेड पैराऑस्टियल और लो ग्रेड इंट्रामेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा वर लो ग्रेड, ठीक है। तो इनको आपको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द you don't have to confuse them with de-differentiate. अगर कोई de-differentiated paraosteal osteosarcoma है वो हाई रिस्क में ही आएगा, ठीक है। सो लो रिस्क में दो ही हैं, एक पैराऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा और लो ग्रेड इंट्रामेडुलरी ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। तो ये अगर है लो ग्रेड वाले, इसमें नियोडजुवेंट देने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्ट्रेट अवे वाइड एक्सिजन कर सकते हो। वाइड एक्सिजन करने के बाद अगर लो ग्रेड आता है तो सर्विलेंस ही करना है। फाइनल एक्सिजन में हाई ग्रेड अगर आता है तो आप कीमो दोगे, ठीक है। तो ये दिस इज द ओनली वन कंडीशन जिसमें ना आप पहले कीमो दे रहे हो ना बाद में कीमो दे रहे हो, ठीक है। यही जो डॉक्टर राकेश ने बोला था ना कि उनके किसी रिश्तेदार का उन्होंने लो ग्रेड वाला ऑपरेट करवाया था, वो पैराऑस्टियल था और उसको फिर एडजुवेंट कीमो नहीं दी थी। फिर पेरीऑस्टियल अगर है तो पेरीऑस्टियल को आप कीमोथेरेपी देना कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। कंसिडर करने के बाद वाइड एक्सिजन दो और हाई ग्रेड आता है तो कीमो दो, है तो सार्कोमा ने तो वाले ट्रायल ने बताया था कि प्री ऑप कीमोथेरेपी देनी चाहिए, तो प्री ऑप कीमोथेरेपी दो। नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे, तो तुम लोग को नहीं आ रहा? तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है और वीडियो चला गया। मैं बैठी वहीं पे हूँ। आ रहा है, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। अच्छा, बोलूं? आ रही है बस? हाँ, अब हाँ, ठीक है। तो हाई ग्रेड है तो हाई ग्रेड को अगर आपके पोस्ट NACT अब अगर वो रिसेक्टेबल है तो आप रिसेक्ट करो, अनरिसेक्टेबल है तो RT दो फॉर लोकल कंट्रोल फॉलोड बाय एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ठीक है। तो जब आप रिसेक्ट करते हो तो दो चीजें हो सकती हैं कि जब आपने रिसेक्ट किया तो मार्जिन पॉजिटिव आई या मार्जिन नेगेटिव आई। तो पहले मार्जिन नेगेटिव पढ़ेंगे कि अगर मार्जिन नेगेटिव आई पर रिस्पांस अच्छा था यानी ट्यूमर नेक्रोसिस कम था, कर सकते हो आइफॉस्फेमाइड और इटोपोसाइड आप कॉम्बिनेशन के साथ लेके कीमोथेरेपी दे सकते हो, क्योंकि आइफॉस्फेमाइड हमने पढ़ा था कि रेकरेंट एंड सेकंड लाइन सेटिंग्स में आइफॉस्फेमाइड इज कंसिडर्ड गुड, ठीक है। फिर न्यूअर एजेंट्स आए हैं जो कि एडवांस्ड ऑस्टियोसार्कोमा में यूज करते हो। HER2 इसमें भी यूज होता है, HER2 हमने बाकी जगह भी पढ़ा है, इसमें भी ऑस्टियोसार्कोमा में भी HER2 एक्सप्रेसिंग मेटास्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा में आप ट्रास्टुजिमाब दे सकते हो, जिनमें सेल सरफेस रिसेप्टर डाइसाइलो गैंग्लियोसाइड GD2 एक्सप्रेस हो रहा है। उसमें आप
टुक्सीमैब दे सकते हो, ठीक है। फिर रिकरेंट या परसिस्टेंट पल्मोनरी मेटास्टेटिक डिजीज है, तो जिसको सिर्फ पल्मोनरी मेटास्टेटिक डिजीज है, तो if he is having oligometastatic disease which you can resect, you can go for surgical resection plus adjuvant MTP-PE, ठीक है। एंड इप्लीमोमैब भी आप यूज कर सकते हो, उसकी एक्टिविटीज मॉडेस्ट। फिर एक और चीज उन्होंने बोली थी कि इनहेल्ड सिस्प्लैटिन, ठीक है। इनहेल्ड सिस्प्लैटिन उन्होंने क्या किया कि जैसे किसी को मेटास्टेटिक पल्मोनरी डिजीज थी, आपने उसको कंप्लीटली रिसेक्ट कर दिया। नाउ इफ ही हैज रिकरेंट पल्मोनरी मेटास्टेटिक डिजीज, देयर इज अ स्लाइट रोल ऑफ इनहेल्ड सिस्प्लैटिन, बट दीज आर ऑल अंडर ट्रायल्स, ठीक है। रेगोराफिनेब भी यूज की जा सकती है मेटास्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा में, और उसका एक मीडियन पीएफएस बेनिफिट आया है। ये कुछ नोवेल एजेंट्स हैं, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी किसमें देनी है? रेडियोथेरेपी हमने पढ़ा कि या तो आप रिसेक्ट ना कर पाओ उनमें, ठीक है, या फिर आपको अगर मार्जिन पॉजिटिव है, यू कैन नॉट गो इन अगेन, तब आप कर सकते हो, ठीक है। सो अनरिसेक्टेबल ट्यूमर्स और मार्जिनली रिसेक्टेबल ट्यूमर्स में यू हैव टू गिव कितना 60 का है 2.5 to 3 फ्रैक्शंस वंस डेली, ठीक है। और एसबीआरटी का भी रोल है, इट हैज एक्सीलेंट लोकल कंट्रोल फॉर मेटास्टेटिक लीजंस ऑफ लंग और डिस्टेंट ऑस्टियस साइट। एक सेकंड होल्ड करना, रुक जा, भेज डेविटा पढ़ने का टाइम नहीं था। मैंने आपको डेविटा दे दी, ये रही डेविटा। या हाई ग्रेड एंड डी डिफरेंशिएटेड कॉन्ड्रोसार्कोमा है, सब में हमको एनएसीटी देना है, ठीक है, फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोमेटास्टेटिक डिजीज। फिर लोकल कंट्रोल करना है, फिर एंड इस टाइम में जो है पेशेंट एंड फैमिली को टाइम मिल जाता है टू प्लान वेरियस लिम्ब सैल्वेज प्रोसीजर्स वर्सेस एम्पुटेशन। और आपको ये भी पता चल जाता है हिस्टोलॉजिकल रिस्पांस कैसा था कीमोथेरेपी का, हमें गाइड करने के लिए एडजुवेंट कीमोथेरेपी को, ठीक है। लोअर ग्रेड में तो ये सब किस किस में था? इविंग में तो स्टेज 1 से ही हम कीमो देंगे। इंटरमीडिएट टू हाई ग्रेड ऑस्टियो में और हाई ग्रेड डी डिफरेंशिएटेड कॉन्ड्रो में, उन सब में हम पहले कीमो देते हैं। व्हेन इट कम्स टू लो ग्रेड कॉन्ड्रोसार्कोमास एंड ऑस्टियोसार्कोमास, तो हम सिर्फ सर्जरी करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से फर्स्ट लो ग्रेड टू इंटरमीडिएट कॉन्ड्रोसार्कोमा या ऑस्टियोसार्कोमा में, तो अगर लोकलाइज्ड इंट्राऑस्टियस ग्रेड 1 कॉन्ड्रोसार्कोमा लीजन्स है, तो कॉन्ड्रोसार्कोमा में आप क्यूरेटाज करो या बरिंग करो विद एडजुवेंट एप्लीकेशंस ऑफ H2O2 या आर्गनपीन कोएगुलेशन, दैट इज इनफ, ठीक है। ग्रेड 2 कॉन्ड्रोसार्कोमा ऑनवर्ड्स यू हैव टू डू रिसेक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस इज कॉन्ड्रोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा में आप देखोगे कि लो ग्रेड है, तो लो ग्रेड कैन बी सेंट्रल जो इंट्रामेडुलरी थे, या एक्स्ट्राकॉर्टिकल यानी पैराऑस्टियल पेरिऑस्टियल दोनों हो सकते हैं। हमने पढ़ा कि पैराऑस्टियल में तो आपको कुछ नहीं करना, पैराऑस्टियल में आपको सीधा रिसेक्ट करना है। पेरिऑस्टियल में सेकंड वाला लाइन था ना, वी कुड कंसीडर कीमोथेरेपी, ठीक है। तो वाइड एक्ससिजन प्लस रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन किससे? एलोग्राफ्ट व्हिच आर सिक्योर्ड विद इंटरनल फिक्सेशन या फिर एंडोप्रोस्थेसिस। सॉरी, limb salvage surgery is a separate question. हाँ, नॉट अ सेपरेट क्वेश्चन, वो बना दूंगी मैं, कल पढ़ा दूंगी तो, ठीक है। तो लो ग्रेड में ये हो गया। हाई ग्रेड में हमको पता है ये सारे कन्वेंशनल टेलेंजिक्टेसिस, स्मॉल ग्रेड, हाई ग्रेड, इन सब में आपको कीमो पहले देना होता है। कीमो देने के बाद एम्पुटेशन वर्सेस लिम्ब सैल्वेज डिसाइड करना होता है। कैसे डिसाइड करेंगे? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू लिम्ब सैल्वेज क्या है? सबसे कॉमन है मेजर न्यूरोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट, दैट इज द मोस्ट कॉमन। वेरी इमेच्योर स्केलेटल एज, इन्फेक्शन, लैक ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस, ठीक है, जैसे कि बहुत ही डिस्टल एनाटॉमिकल लोकेशन या सॉफ्ट टिश्यू कवरेज नहीं मिल पाएगा आपके रिकंस्ट्रक्शन को तब। कंटामिनेशन सेकेंडरी टू बायोप्सी टेक्निक, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है तब, inability to obtain oncological acceptable margin या pathological fractures, these are all relative contraindications to limb salvage, ठीक है। So risk of local recurrence should not preclude limb salvage effort, ठीक है। तो आपको लोकल रेकरेंस के डर से लिम्ब सैल्वेज ऑप्शन देना नहीं छोड़ना है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो यही हमने बात की कि एनसीसीएन ऐसा बोलता है कि फर्स्ट लाइन थेरेपी जो आप देते हो प्राइमरी एनएसीटी एडजुवेंट या मेटास्टेटिक सेटिंग में,
सिस्प्लैटिन और डॉक्सिरूबिसिन या मेथोट्रेक्सेट के साथ सिस्प्लैटिन और डॉक्सिरूबिसिन, और सेकंड लाइन में जो आप देते हो वो आईफॉस्फेमाइड, एटोपोसाइड, रेगोराफेनम और शोराफेनम। इविंग आज पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं? आज ही पढ़ा दो। ओके। तो इसमें ये डायफाइसिस या मेटाफाइसिस से आता है। इसका जो प्रेडिलेक्शन होता है दैट इज फॉर पेल्विस, बेसिकली सेंट्रल वाले स्ट्रक्चर्स के लिए। ऑस्टियोसार्कोमा का जो प्रिपोंडेंस होता है वो एक्सट्रीमिटीज होता है, प्रॉक्सिमल। ये बताओ कि साइनोवियल सार्कोमा हम लोग को आया है तो उसका मैनेजमेंट कुछ डिफरेंट होता है क्या? साइनोवियल Perioperative chemotherapy and they are highly chemosensitive, so नहीं, मेरे को कॉन्सेप्ट ये जानना है। चलो इसने इविंग दो एक बार दे दिया, एक बार ऑस्टियोसार्कोमा दे दिया, एक बार साइनोवियल सार्कोमा दे दिया, तो हमारा कुछ कॉमन मैनेजमेंट है कि हमारा इंडिविजुअल हिस्टोपैथोलॉजी से हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है? दिस इज माय क्वेश्चन। only grade and stage that will decide. साइनोवियल तो यार वो याद नहीं, जब हमने वो पढ़े थे वो डेविटा वाले डब्बे, उसमें साइनोवियल हमेशा पहले निकल जाता था ना कि उसमें कीमो। साइनोवियल तो सॉफ्ट टिश्यू वाले में नहीं आता था, जैसे जैसे ये देखो ये डेविटा के डब्बे थे। रुको 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 रुको, तुम हमको ऐसे बताओ कि मान लो ऑस्टियो और इविंग की जगह पे कोई और बोन ट्यूमर आ जाता है तो क्या हमारा मैनेजमेंट चेंज होगा? कॉन्ड्रो का तो देखो सेम है। कॉन्ड्रो मैंने बताया ना आपको, कॉन्ड्रो अगर स्टेज 1 है, लो ग्रेड है, तो फिर आप क्योरेट करके आओगे विद एडजुवेंट H2O2, उसके ऊपर किसी को भी आप कीमो दोगे, ठीक है। और बाकी फिर ऑस्टियोसार्कोमा जैसा ही मैनेजमेंट रहता है उसका। There's one common table, in soft tissue and DeVita, less than 5 centimeter, 5 to 10 more वो than सॉफ्ट टिश्यू है रे, वो सॉफ्ट टिश्यू बोला ना इसने, मैंने उसको सेग्रीगेट। Synovial will come in soft tissue only. साइनोवियल विल कम इन सॉफ्ट टिश्यू। देखो ये है ना, इसमें किधर गया वो, इविंग, रैप्टो। ये वाली टेबल मैं बना के आने वाली हूँ सब में। हाँ, तो इसमें ये देखो ना, कंसिडर प्री ऑफ कीमो इफ साइनोवियल सार्कोमा, ये आरसी क्या है? रैप्डो होगा क्या? राउंड सेल राउंड सेल इज तो इविंग आता है, इविंग ही राउंड सेल होता है। हाँ, तो ये साइनोवियल में ये डब्बा बना के आना पड़ेगा। ठीक है, बोन में ऐसा कुछ नहीं है ना? वैसे तो इसमें इविंग भी देखो इधर रखा हुआ है, इविंग एंड रैप्डो, इसमें भी नियो एडजुवेंट है। इसमें सब में नियो एडजुवेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, पर अदर सार्कोमा में उसने साइज के हिसाब से चेंज किया है। ठीक है, तो लेस देन 5 में तो ज़रूरत नहीं है, 5 to 10 में कंसीडर पेरी ऑपरेटिव, एंड मोर देन 10 में तो देना ही देना है। पर इविंग और रैप्डो में हमेशा जिंदगी भर देना है। तो ऐसा बोन में भी है क्या? ऑस्टियो में तो हम लोग देते हैं। हाई ग्रेड में देना है, वही अभी पढ़ा ना हमने। लो ग्रेड पैरा ऑस्टियल, लो ग्रेड इंट्रामेडुलरी में, नियोएडजुवेंट में नहीं देना है। हाई ग्रेड में देना है नियोएडजुवेंट हमेशा। ओके, so this is for osteo ki all bone tumors. That is for osteo and for chondro also. Okay, ठीक है। वो इविंग्स का जो प्रेडिलेक्शन है वो सेंट्रली ट्यूमर्स का, पेल्विस, सीमाटिका और रिब्स, सॉफ्ट टिश्यू प्राइमरी, ये इविंग्स भी हो सकता है। तो मेटास्टेसिस एट प्रेजेंटेशन का बहुत हाई होता है, 20 से 25%। एक सेकेंड,
एट प्रेजेंटेशन इसमें बहुत हाई होते हैं, 20 to 25%। राउंड सेल सार्कोमास होते हैं, ठीक है। सो इस पे हमें जो रखना है वो है पैथोनोमिक FET ETS फ्यूजन, ठीक है। तो ये दोनों ना एक प्रोटीन टाइप है, दे आर एनकोडेड बाय वेरियस काइंड ऑफ जीन्स, ठीक है। तो इसमें जो याद रखना है वो ये है, जो डबल अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसमें EWS-R1 FET टाइप का है, मतलब FET को इनकोड करता हुआ है, को इनकोड करता हुआ है, मतलब FET और ETS जीन्स है, ये वेरियस प्रोटीन्स बनाती हैं। तो FET जो प्रोटीन बनाती है वो है EWS, और ETS जो प्रोटीन बनाती है वो है ERG, और उनके अलावा बहुत सारे प्रोटीन। तो जब ये FET ETS का फ्यूजन हो जाता है तो बनता है इविंग सार्कोमा, ठीक है। तो FET नॉन ETS जीन्स के साथ मिलता है तो इविंग लाइक सार्कोमा, ठीक है। तो whenever there is a chromosomal translocation between 11 and 22, it leads to fusion of FET का EWS, ETS का, तो EWS ERG मिल जाते हैं, दोनों के फ्यूजन से मेन ड्राइवर है ये दोनों का फ्यूजन, EWS और ERG का मिलना मेन ड्राइवर इस पैथोजेनेसिस का। तो when FET meets EWS, ठीक है, that is Ewing's. When FET meets non-ETS, it is Ewing's like sarcoma. So it is a very separate and unrelated entity because it is more aggressive and more unpredictable than normal Ewing's. ठीक है। So how do you differentiate between Ewing's and Ewing's like? So 3 things. So first of all, if you take a biopsy and you get to know on histopathology, you put the slide next to आपको दिखता है, you find round cell morphology, okay, and when you put IHC over it, you will find diffuse expression of CD99, ठीक है। So this is sensitive but not specific of Ewing, ठीक है। You can get it in Ewing's type also, ठीक है। You can get it in Ewing like also, ठीक है। So getting a CD99 का diffuse expression is sensitive but not specific. दूसरी चीज जो आप क्या करोगे, EWSR का रीअरेंजमेंट देख सकते हो फिश पे, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने बोला था कि जब भी EWS मिलता है ERG के साथ, यानी FET जीन मिलता है ETS के साथ फ्यूज करता है तो वो ईरिंग बनाता है, बट FET जाके नॉन ETS जीन के साथ भी तो मिलता है, ठीक है। और हम जो है फिश पे क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, EWS जीन जो कि FET का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो EWS को डिटेक्ट कर लेगा, तो वो आपको बता देगा कि वो FET EWS-R म्यूटेशन प्रेजेंट है, बट वो बहुत इविंग में भी प्रेजेंट है और इविंग लाइक में भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो देयर इज अ promiscuity of EWS-R1 gene. So just to confirm that it is not Ewing or Ewing like, you will have to do an NGS or RNA sequencing, because then you will be able to tell you that FET और ETS का fusion ही है and this is typical Ewing, ठीक है। फिर इसका जो है रेयर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, 13% ब्राका पेशेंट्स में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा ब्लूम, APC, RAD51 में, उनमें जो EWS है वो FL1 फ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि FET जो है उसके वेरियस प्रोटीन्स है EWS, जब वो ERG के साथ मिलते हैं तो ईविंग बनता है। ETS एक और जीन बना रहा था FL11, जब उसके साथ मिलता है तो वो ब्राका वाले म्यूटेशंस में इस टाइप का फ्यूजन होता है, ठीक है। फिर एडिशनल प्रोटीन कोडिंग म्यूटेशंस क्या क्या मिल सकती हैं, इसको याद करने का बहुत ही मैंने बकवास तरीका निकाला था, तो सो पहले पढ़ा देती हूँ। पहला है STAG2 म्यूटेशंस है। ये STAG2 म्यूटेशंस क्या करते हैं, बेसिकली सिस्टर क्रोमैटिड्स को इकट्ठे पकड़ के रखते हैं ड्यूरिंग माइटोसिस। इनमें जब म्यूटेशंस होते हैं, नॉनसेंस, मिससेंस, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशंस तब हो सकता है। रेकरेंट कॉपी नंबर ऑल्टरेशंस हो सकता है, गेन ऑफ क्रोमोसोम 8, 12 और 1 हो सकता है, और एपिजेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं, ठीक है। इसको याद करने का मैंने ये पढ़ा था कि 2 सिस्टर्स थी, उन्होंने हाथ पकड़ रखे थे, ठीक है, और उनमें से एक ने दूसरी की कॉपी चुरा ली, उसके 8 नंबर आने वाले थे, फिर 12 आ गए,
और एपिजेनेटिक्स तो खैर याद रहती हैं, तो अगर ये बकवास तरीका याद रखना हो तो रख लेना, नहीं तो स्टैग 2 म्यूटेशंस, रेकरेंट कॉपी नंबर, क्रोमोसोमल 8, 12 एंड लॉस ऑफ 16 और एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस। ठीक है, सो रहे हो क्या? सोए नहीं है, कॉमन तरीका ढूंढ रहे हैं पढ़ने का, इतना अलग अलग हिस्टोलॉजी से तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हाँ, ईविंग और ऑस्टियो तो ठीक है, बढ़िया है, पर उसके अलावा कुछ आया तो कैसे आंसर करेंगे? साइनोवियल तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जैसे ही पढ़ना है, जैसे वो डब्बा बनाया है ना वैसे ही पढ़ना है। हाँ, वो तो सॉफ्ट टिश्यू का अपना कॉमन डब्बा हो गया ना, अब सॉफ्ट टिश्यू में कुछ भी आएगा हाँ मेरा वही डब्बा बनेगा। हाँ, आई नीड same, दिस सॉल्यूशन फॉर बोन आल्सो। आई डोंट थिंक बोन में वो ईविंग, ऑस्टियो या कॉन्ड्रो के अलावा कुछ पूछेंगे। होपफुली, फिंगर क्रॉस। ठीक है, तो अब ये स्टेजिंग है, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि T4 जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो इनका जो स्टेजिंग है बोन ट्यूमर्स का, लेस देन 8 अपेंडिकुलर मोर देन 8 स्केलेटन, स्किप मेट्स, इसमें T4 नहीं होता है। हाँ लेकिन स्पाइन और पेल्विस में T4 है। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन ट्रंक एंड स्कल में नहीं है, उसमें लेस देन 8 मोर देन 8 डिसकंटीन्यूअस ट्यूमर्स। स्पाइन और पेल्विस में जब आप आते हो ना, तो स्पाइन में याद करने का क्या है कि देखो T1, T2, T3, T4 क्या है? T1 है 2 एडजेसेंट वर्टिब्रल सेगमेंट, T2 है 3 एडजेसेंट वर्टिब्रल सेगमेंट, T3 है 4 एडजेसेंट वर्टिब्रल सेगमेंट। सो 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4, 4 में है कि अगर तो कनाल इन्वॉल्व हो गई तो ए, वेन इन्वॉल्व हो गई मतलब वेसल इन्वॉल्व हो गई तो बी। सिमिलरली पेल्विस में आओ तो उसमें भी T4A और B ऐसा ही है कि अगर स्पाइन में कनाल थी तो पेल्विस में क्या होगा? फोरामेन होगा, तो कनाल का ऑपोजिट फोरामेन, तो T4A सेक्रल फोरामेन इन्वॉल्व हो गया तो T4A, और वेन का तो वेन ही है, तो उसमें ग्रॉस वैस्कुलर इन्वेजन वाज T4B, और पेल्विस में भी मेजर पेल्विक वेसल इन्वॉल्व हो गई तो T4B। ठीक है, पेल्विस में मोटा मोटा ऐसा ही चलता है जैसे आपका उसमें चल रहा था, अपेंडिकुलर स्केलेटन में चल रहा था, लेस देन 8 सेंटीमीटर, मोर देन 8 सेंटीमीटर वाला। लेकिन उसके अलावा सेगमेंट क्या है? T1 is 1 pelvic segment, T2 is 2 pelvic segment, T3 is 2 pelvic segments plus extra osseous involvement, T4 is 3 pelvic segments या फिर 4A 4B, वही foramen pelvic nerve involvement। ठीक है ना? फिर ये एनिकिंग क्लासिफिकेशन है जो हमने सौम्यता की डिमांड पे डाली थी कि बिनाइन और मेलिग्नेंट दो स्टेजिंग सिस्टम्स हैं, तो इसमें बिनाइन आता है 1, 2, 3, इसमें सब में ग्रेड 0 होगा। लोकल एक्सटेंशन इंट्रा कंपार्टमेंटल विल बी 1, 2, ठीक है, एंड इंट्रा या एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल विद grade 0 T1 T2 tumor will be stage 3. So intracompartmental T0 grade 0 can be both benign stage 1 and 2. I don't know how will it be different stage 1 and 2 एडनेकिंग के हिसाब से। 3 ये है कि benign है इंट्रा या एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल बट T1 ही T2 होना चाहिए, grade 0 that is एनिकिंग स्टेज 3 benign। एनिकिंग स्टेज malignant के लिए क्या है? तो any kind of metastatic diseases एनिकिंग स्टेज 3। ठीक है, तो 1A 1B 2A 2B, तो लो ग्रेड सारे के सारे 1 है, इंट्रा कंपार्टमेंटल एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल सारे हाई ग्रेड 2 है, तो इंट्रा कंपार्टमेंटल एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल। लो वाले सारे लो ग्रेड्स होंगे, मतलब 1 वाले सारे लो ग्रेड होंगे, 2 वाले सारे हाई ग्रेड होंगे। ठीक है, अब इविंग्स की स्टेजिंग याद करने के लिए मैंने यही तरीका याद किया था कि इविंग्स की स्टेजिंग आप ऐसे याद कर सकते हो, ग्रेड्स मतलब स्टेजिंग, स्टेज ग्रुपिंग, T1 T2 नहीं, स्टेज ग्रुपिंग याद करने के लिए मैंने ऐसा किया था कि आप पहले ग्रेडिंग देखो, ग्रेड अगर 1 है तो स्टेज 1 है। ठीक है, नो मैटर उसका टी स्टेजिंग क्या है, ग्रेड 1 है तो स्टेज 1 है, तो अगर T1 है तो 1A होगा, T2 या T3 होगा तो 1B होगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेड 2 या 3 है तो स्टेज 2 या 3 होगा, T1 T2 स्टेज 2A 2B होगा, T3 स्टेज 3 होगा।
N1 अगर होगा तो 4B हो जाएगा सीधा, नोडल स्टेजिंग आते ही वो 4B है, ठीक है। और M1A B sorry, तो M1B and N1 both are 4B. M1A is stage 4 है, तो एक जगह मेटास्टैटिक डिजीज होना भी बेहतर है एज कम्पेयर टू नोडल डिजीज होना, क्योंकि नोडल डिजीज आते ही वो 4B हो गया, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट बाय स्टेज, तो इसमें भी पूरी ट्रायल्स की कहानी है कि उन्होंने पहले एक कोऑपरेटिव ग्रुप ट्रायल किया था। उन्होंने वाका करके हमें एक वो बताई थी कीमोथेरेपी रेजिमेन। कोऑपरेटिव ग्रुप ट्रायल के बीच के बाद आए थे IESS 1 और 2, और उन दोनों के बीच में घुस गया था एक फ्रेंच ट्रायल, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ग्रुप जो सबसे पहले आया था उसने बोला वाका, वाका हमारा बैकबोन रहेगा, विनक्रिस्टिन, डॉक्सिरूबिसिन, डैक्टिनोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये बैकबोन रहेगा, ये सबसे बढ़िया है। उसके बाद आया IESS 1, इसने बोला कि डॉक्सिरूबिसिन हटा के देखे तो क्या होता है, तो उसने बोला नहीं हटाना, ठीक है। ऐसे हमने ऑस्टियोसार्कोमा में भी पढ़ा था, उसने बोला था डॉक्सिरूबिसिन सबसे अच्छा है, ठीक है। तो डॉक्सिरूबिसिन IESS 1 ने हटाने की कोशिश की, तो उसने बोला वाका एक आर्म में रखते हैं, दूसरे आर्म में वाक मतलब वैक प्लस लंग रेडिएशन, क्योंकि इसमें लंग मेटास्टेसिस ज्यादा होते हैं, और तीसरे में वैक लगते हैं। तो उसने देखा कि रेकरेंट फ्री सर्वाइवल जो है वाका में सबसे ज्यादा था, फॉलोड बाय वैक विद लंग RT, फॉलोड बाय वैक। तो इसने ऐसा बोला इसके बाद कि बड़ा ट्यूमर साइज और ज्यादा हिस्टोलॉजिकल नेक्रोसिस आर पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपको वाका रखना ही चाहिए, क्योंकि ये पुअर फैक्टर्स में वाका सबसे बढ़िया काम करेगा। फिर ISS 2 के पहले आए फ्रेंच, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वाका अगर बहुत बढ़िया है तो अच्छी बात है, वाका के साथ कुछ ऐड कर देते हैं, वाका में डॉक्सिरूबिसिन हटा तो बिल्कुल नहीं सकते, ऐड कर सकते हैं। तो उसने आइफॉस्फेमाइड इटोपोसाइड ऐड करा। उसने बोला अगर वाका के साथ IE ऐड कर देते हैं तो सर्वाइवल बढ़िया हो जाता है, ठीक है। फिर ISS 2 आया। ISS 1 जब आया था तो उसने डॉक्सिरूबिसिन हटाने की कोशिश की थी, ठीक है। ISS 2 जब आया तो उसने क्या किया, उसने डॉक्सिरूबिसिन की डोज बदलने की कोशिश की। ISS को डॉक्सिरूबिसिन से कुछ तो तकलीफ है, ठीक है, लेकिन इस बार उसने काम की चीज दी। इस बार उसने क्या किया, उसने डोज मॉड्यूलेशन करने की कोशिश की, डोज इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश की। तो उसने कहा कि एक तरफ मैं देता हूँ जो हम यूजुअल देते थे, लोअर डोज ऑफ डॉक्सिरूबिसिन सिक्वेंशियल 6 हफ्ते में देते थे, ठीक है। दूसरी तरफ उसने क्या दिया, हाई डोज ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड ऑफ डॉक्सिरूबिसिन देना शुरू किया एवरी 3 वीक्स। तो उसने बोला कि ये थेरेपी जो है जिसमें मैं हर 3 वीक में ज्यादा डोज ऑफ डॉक्सिरूबिसिन दे रहा हूँ, उससे जो है DFS भी बेहतर है, RFS भी बेहतर है, ओवरऑल सर्वाइवल भी बेहतर है। तब से जो है अडॉप्ट हो गया ISS 2 के बाद। तो ISS 2 जब भी याद रखोगे उसको डॉक्सिरूबिसिन से कुछ तो तकलीफ है, बस डॉक्सिरूबिसिन के आसपास खेलता रहता है। 1 में उसने डॉक्सिरूबिसिन हटाने की कोशिश की, 2 में उसने उसकी रेजिमेन बदल दी, बट इस वाले ट्रायल से हमने नया वाला रेजिमेन पकड़ लिया कि हम लोग डोज इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड डॉक्सिरूबिसिन यूज करते हैं 3 वीकली, ठीक है। फिर दोबारा आ गया CESS 86। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा छोटा एक्सट्रीमिटी सार्कोमा हो तो वाका यूज करेंगे, बड़ा ट्यूमर है तो हमें समझ आया कि वाका प्लस AI बहुत बढ़िया चीज है। तो एक काम करते हैं, जो सिस जो वो है साइक्लोफॉस्फेमाइड है उसको हटा देते हैं, वाका प्लस IE की जगह वाया कर देते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड हटा के आइफॉस्फेमाइड लगा दो। तो उन्होंने बोला ये भी बढ़िया है कि लार्ज एक्सियल ट्यूमर्स हैं, जिसको आपको पता है कि लार्ज ट्यूमर्स, हियर वी रेड दैट लार्ज ट्यूमर साइज एंड पोर हिस्टोलॉजिकल नेक्रोसिस वाज अ एडवर्स प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, ठीक है। तो लार्ज ट्यूमर है उसको वाका प्लस IE देने की जगह वाया दे दो, ठीक है, और छोटे ट्यूमर को वाका दे दो। तो उसने बोला कि इसमें ठीक रहा था। तो आइफॉस्फेमाइड helped to mitigate adverse impact of large tumor size और axial tumor size, so this was a successful regimen, ठीक है। फिर एक और चीज उन्होंने की, एक इटालियन कोऑपरेटिव ग्रुप ट्रायल था, उसने कहा कि ये काम करते हैं कि वाका प्लस आई देते हैं नियोडजुवेंट में, वाका प्लस IE दे देते हैं एडजुवेंट में, एंड बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ रेजिमेन दे अचीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इवेंट फ्री सर्वाइवल एंड ओवरऑल सर्वाइवल। अप टिल दिस पॉइंट किसी भी थेरेपी को नहीं मिला था। तो व्हाट डिड दे डू, वाका प्लस आई नियोडजुवेंट में, वाका प्लस IE एडजुवेंट में देना शुरू किया, ठीक है। फिर नाउ मोस्ट डेफिनेटली हमारे पास जो आया है, तो एनी काइंड ऑफ न्यूली डायग्नोस्ड इविंग्स जो आता है, सो आइदर यू गिव देम VDC 3 वीकली
और यू कैन गिव देम VDC IE alternate 3 वीकली, जो कि IESS 2 ने बताया था कि ऑल्टरनेट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो इन्होंने देखा था कि ये ऑल्टरनेट वीकली देते हैं तो उससे इवेंट फ्री सर्वाइवल अच्छा होता है लोकलाइज डिजीज में। मेटास्टेटिक डिजीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर इंटर ग्रुप ट्रायल ने बोला कि इससे ज्यादा डोज बढ़ाएंगे तो कुछ होगा क्या? तो उसने बोला कि इससे ज्यादा डोज बढ़ा के कुछ नहीं होता, ये VDC IE बहुत बढ़िया है, इसी को दे दो, 3 वीकली दे दो। ठीक है, सो ये हमारा वो बन गया, बैकबोन बन गया कि VDC IE दे दो, ये सही है। ठीक है, तो यही NCCN में अगर हम पढ़ते हैं यही देख रहे हैं हम कि फर्स्ट लाइन प्राइमरी नियोडजुवेंट या एडजुवेंट थेरेपी इज VDC IE, ऑल्टरनेटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सौम्यता मेरे से पिछली बार भी बात कर रहे थे कि VDC IE की जो ऑल्टरनेट हम देते हैं वो हम क्या क्या रेजिमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकंड मैंने खोला भी था। ठीक है, तो VDC IE में ये है कि आप फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ साइकिल जो देते हो वो VDC देते हो, और IE जो है वो 2, 4, 6 एंड 8 साइकिल देते हो। हर साइकिल ट्रीटमेंट जो है वो 2 हफ्ते काम करता है। ठीक है, तो आप 9 साइकिल्स कंप्लीटली दोगे VDC IE की, उसमें 1, 3, 5, 7 और 9 साइकिल जो दोगे वो VDC दोगे। ठीक है, और 2, 4, 6, 8 जो दोगे वो IE दोगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रेफर्ड रेजिमेंट। ठीक है, मेटास्टेटिक डिजीज होगा तो उसमें भी VDC IE दोगे, उसके अलावा जो उन्होंने दूसरे रेजिमेंट ट्राई मारे थे वाया वगैरह वो भी दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ इस पे रेकरेंट ट्यूमर्स पे। ठीक है, तो रेकरेंट ट्यूमर में उन्होंने देखा कि रेकरेंट ट्यूमर में हम लोग जेमसेटाबीन, डोसेटैक्सिल पहले देते थे बट उससे फायदा नहीं हुआ। नए ड्रग्स उन्होंने जो ढूंढा वो देखा, रेकरेंट से रिकर्ड ट्रायल ढूंढा इन्होंने। रिकर्ड ट्रायल में इन्होंने देखा कि आयरेनोटिकैन टेमोजुलमाइड के साथ या टोपोटिकैन साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ दोगे तो अच्छा रहता है। ठीक है, फिर हाई डोज कीमोथेरेपी उन्होंने बोला कि अगर मेटास्टेटिक डिजीज रेकरेंट डिजीज है, और हमें पता था कि रेकरेंट डिजीज या फिर बड़ी जो डिजीज है लार्ज ट्यूमर वॉल्यूम, इट वाज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, तो उसको हम IDC IE दे रहे थे। ठीक है, अगर उससे पुअर रिस्पॉन्स आता था, ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड लाइन में हम लोग ब्यूसल्फान या मेल्फिलान देने का ट्राई कर सकते थे। ठीक है, तो रेकरेंट डिजीज में वी कुड आइदर गिव आयरेनोटिकैन टेमोजोलोमाइड, टोपोटिकैन साइक्लोफॉस्फेमाइड या फिर ब्यूसल्फान मेल्फिलान। ठीक है, रेडिएशन कब देना है? रेडिएशन तब देना जब आपका लोकल रेकरेंस का डिजीज लोकल रेकरेंस का रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, so whenever possible do not do a trimodality treatment, always do a bimodality treatment कि कीमो दो, सर्जरी करो, खत्म करो। ठीक है, जब कर सर्जरी नहीं कर सकते तब रेडिएशन दो। ठीक है, सर्जरी करके रेडिएशन मत दो। ठीक है, so whenever coming to local control always prefer single modality treatment, do not give 2 modalities। ठीक है, पोस्ट ऑप आरटी जब आप देते हो तो इट इज नेवर टू मेक एन इनऑपरेबल, सो प्री ऑप आरटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर गिविंग नियोडजुवेंट कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी देने के बाद डिजीज रिसेक्टेबल नहीं लग रहा है तो लोकल कंट्रोल के लिए रेडिएशन दो, तब सर्जरी के बारे में मत सोचो। सो सर्जरी रेडिएशन इज नेवर इन इविंग is a modality which is used to make inoperable diseases operable। ठीक है, इट इज ऑलवेज फॉर अ बेटर लोकल कंट्रोल। ठीक है, सो आप कब दोगे कि जैसे अगर आपको लगा कि आप R0 रिसेक्शन करके आए हो बट आप इनकम्प्लीट रिसेक्शन करके आए या स्पिल करके आए, उसमें एडजुवेंट आरटी देना है। या फिर चेस्ट वॉल का ट्यूमर था, उसमें ट्यूमर निकालते हुए आपको दिखा इप्सिलैटरल प्लूरल बेस नोड्यूल्स भी हैं, या फिर चेस्ट वॉल का ट्यूमर था, साइटोलॉजी पॉजिटिव आ गई। ठीक है, या फिर पैथोलॉजिकली इन्वॉल्व नोड्स यानी कि 4B डिजीज आ गया, तो आप रेडिएशन देना कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सो मोस्टली हमारा रेजिमेंट क्या रखता है? NACT। कौन सा रेजिमेंट? VDC IE ऑल्टरनेट वीकली, डोज इंटेंसिटी मॉडिफाइड रेजिमेंट।
ठीक है, उसके बाद R0 सेक्शन करते हैं। R0 सेक्शन में ट्यूमर नेक्रोसिस का परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, अगर ट्यूमर नेक्रोसिस का परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो इसमें और देखो कि ट्यूमर जो टिश्यू का मार्जिन है, जो आपका टिश्यू 90% नेक्रोस आया है, उसका मार्जिन किस तरह का है। अगर तो मार्जिन में बिल्कुल ब्लैंड स्कार है या लूज फाइब्रस टिश्यू है तो कुछ नहीं देना, कोई रेडिएशन नहीं देना। लेकिन अगर ब्लैंड स्कार नहीं है, इन्फ्लेमेटरी टिश्यू है या कोएगुलेटिव ट्यूमर नेक्रोसिस है एट द मार्जिन, तो रेडिएशन देना है। लेकिन अगर लेस देन 90% नेक्रोसिस भी है लेकिन मार्जिन क्लियर है तो आरटी नहीं देना है। ठीक है ना। सो वी ऑलवेज ट्राई एंड अवॉइड आरटी एज एन एडजुवेंट, बट कब कब देना है, जब जब चेस्ट वॉल ट्यूमर में पॉजिटिव साइटोलॉजी प्लूरल नोड्यूल आ गए या अगर मार्जिन पॉजिटिविटी आई है देन यू कैन कंसिडर। ठीक है, ठीक है। सो ये वो है कि जैसे अगर आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, ठीक है, एमसीटी देने के बाद अगर स्टेबल डिजीज है या इम्प्रूव डिजीज है, पहले से बेहतर लग रही है या सेम ही है, तो आप एक्ससिजन करो। मार्जिन पॉजिटिव आए तो कीमोथेरेपी फॉलोड बाय आरटी दो, नेगेटिव आए तो कीमोथेरेपी दो और आरटी कुछ कुछ चीजों के लिए दोगे। जैसे पेल्विक ट्यूमर्स बहुत बड़े होते हैं, उनमें हो सकता है आप लोकल कंट्रोल कंप्लीटली ना अचीव कर पाओ, तो नेगेटिव मार्जिन में पेल्विक ट्यूमर्स में आप आरटी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटिव आरटी दो। There is no role of giving RT and then operating. ठीक है, and if you're doing amputation in selected cases, दो कीमोथेरेपी देनी है, RT depending on margin status कैसा है उस दोगे। So it's always follow surgery by RT. Voice is breaking. नहीं तो अब हेलो, नेटवर्क गया तब आ गया। ठीक है, तो अगर प्रोग्रेस किया है आफ्टर गिविंग कीमोथेरेपी तो उसके बाद या तो आरटी करो या सर्जरी करो, दोनों नहीं करना है। ठीक है, एंड दैट इज फॉर लोकल कंट्रोल और पैलिएशन। ठीक है, And adjuvant chemo is same as neoadjuvant VDC. हाँ, it is the same VDCI. You're done, no? Yeah, done.